अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे, जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सभी उनको जानते हैं। हमारे साथ हैं जी बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि पिछले एक हफ्ते से हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते 10 दिन हो गए हैं कि मुसलसल पाकिस्तान में जो बात हो रही है कि गद्दारी और बगावत की बहुत ये वर्ड सुनने में आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब की तो ऑलमोस्ट पूरी जो कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हर जो उनके मेंबर्स हैं उस पे गद्दारी के मुकदमे बना दिए, जिसको बाद में नवाज शरीफ साहब तक पे बना दिया और कहा कि जी बगावत है। लेकिन इस तरह की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो नवाज शरीफ साहब भी यही कुछ करते रहे हैं। उन्होंने भी बेनजीर भुट्टो को जो है वो कह दिया था कि ये गद्दार हैं, और इंडिया के साथ फौरन लिंक कर दिया जाता है। जो आजकल नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, और वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ नेपाल में और पता नहीं कहाँ जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें पहले भी हम सुनते रहे हैं, फातिमा जिन्ना तक को कहा गया। तो आप किस तरह से देखते हैं सर, क्या इस तरह से मुकदमे हो सकते हैं? क्या कोई भी उठ के और किसी को भी कह सकता है कि वो बगावत कर रहे और गद्दारी के इस तरह केसेस बन सकते हैं? थैंक यू जी आरजू। ये बात ये है कि इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो लीगल है, तो लीगली तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे जो लीगल ओपिनियंस हैं वो देख ली हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फार्मर जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड उनकी ओपिनियन जो है वो आ चुकी है कि लीगली स्पीकिंग इस तरह का कोई मुकदमा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीनिंग आइदर फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है कि बगैर या उनकी तरफ से किसी अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के बगैर जो है वो दर्ज नहीं कर सकते। कोई थानेदार, एसपी, डीएसपी या डेप्यूटी जो है उनका पुलिस ऑफिसर, उसको ये इख्तियार नहीं पहुंचता है कि वो इसके बगैर इसको करे, जिसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है शक्ल दी गई है। तो इस सूरत में ये मुकदमा लीगली बनता नहीं है। लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इसका मतलब ये था कि जो मकामी पुलिस स्टेशन है उसको बाकायदा डायरेक्टिव्स थे, कोई उसको बाजरिया फ़ोन या इन राइटिंग या वर्बली या जिस तरह भी हुआ है उसको बताया गया कि आप ये मुकदमा दर्ज करें। चूँकि ये चीज़ आपके सामने आ गई कि जिस बंदे ने ये मुकदमा दर्ज किया है वो हिमसेल्फ जो है उसके खिलाफ मुकदमात हैं, जो कि खबरें आ रही हैं प्रेस में उनके मुताबिक उसके खिलाफ ऑन काउंट्स ऑफ क्रिमिनल चार्जेस और इस तरह की जो हैं वो मुकदमात हैं। तो एक तो इसका हो गया लीगल पहलू। यही वजह है कि आपने देखा कि किस बुरे तरीके से गवर्नमेंट जो है उसने इस तरीके से पीछे हटने की कोशिश की, बैकआउट करने की कोशिश की, और उनके अंदर एक कंट्राडिक्शन है। जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग वो इस पे बयानात दे रहे हैं, का वाजे मतलब ये है कि ग्रेट किस्म का कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कि इतना बड़ा डिसीजन जो है उन्होंने किया। ऑब्वियसली इट वाज वन सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज हाईली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और उसमें डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है एस्टेब्लिशमेंट के बंदे अपनी बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बातें पे बिलीव करते हैं वो अलग बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीगली स्पीकिंग दिस इज़ ए बिग कन्फ्यूजन। ये होना नहीं चाहिए था, हो नहीं सकता, एंड दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन एनी कंट्री फॉर दैट पर्पज, जो एक डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जिसकी कोई लिखाई पढ़ाई में कोई कानून है। ये तो हो गया इसका लीगल पहलू। और जब लीगल पहलू ये हो गया तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी ये एडवेंचर करने की कोशिश की है, दैट वाज टोटली डिक्टेटेड बाय सम इनविजिबल फोर्सेस, जिनको इस बात की परवाह नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो क्या होना है। चूंकि आगे फेस तो गवर्नमेंट का होता है ना, जिसने जवाबदेह होना होता है, तो जो फोर्सेस बिहाइंड बैठी हैं, पीछे बैठी हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक पहलू ये। दूसरा ये है कि क्या इस तरह के मुकदमात बन सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पे या सिविल लिबर्टीज़ पे।
जब हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान जो है आज़ाद नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट ए फ्री कंट्री बाय एनी स्टैंडर्ड, तो उसमें हमारा कहने का मतलब ये होता है कि आप पाकिस्तान के लॉज देखें उठा के, जो कस्टमरी लॉज हैं या जो प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इस वक्त या जिन पे अमल किया जा रहा है, वो तकरीबन 80% वही लॉज हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि अंग्रेजों के जमाने में उसको कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे एक फेयरनेस का आंसर होता था, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस जो है ये अंग्रेजों का एक तरह का हेरिटेज है। उन्होंने बहुत लंबी जदोजहद 400-500 साल जदोजहद के बाद ये चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की। तो बर सगीर को वो एक कॉलोनियल तरीके से चला रहे थे, तो जाहिर है वहाँ पे फेयरनेस का वो स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेडिशन उन्होंने छोड़ी है कि जो आदमी हुकूमत के खिलाफ बात करता है, जब आप कॉलोनियल चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक लॉज लाइक दैट जो ड्राकोनियन किस्म के होते हैं, जबर के, जुल्म के ज़ाब्ते जिनको आप कहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप लोकल पॉपुलेशन को चलाते हैं। तो वो अंग्रेज इस तरीके से चला रहे थे, तो उसको इन्होंने एग्जैक्टली इवन देन के दफ़े भी इन्होंने चेंज नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल 123 एल्फ हो गया या इस तरह के जितने आप दफात उठा के देख लेना, दे आर एग्जैक्टली द सेम, नंबर तक चेंज कर नहीं कर सके। सो डू वी हैव ब्रेन? और हमने कोई ऐसी आज़ादी ली थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनको जो इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देयर फोर वी आर अनसेटलिंग द होल लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो सेंचुरी से डेवलप हुआ था, तो वहाँ पे कोई ऐसा मौजज़ा होने वाला है, कोई ऐसी जन्नत बनने वाली है, तो उस मुल्क में आप दफा नंबर तक नहीं चेंज कर सकते। पाकिस्तान क्रिमिनल कोड और पाकिस्तान पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो भी आप नकल कर रहे हैं उसी तरीके से, चूंकि इसके लिए बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये कहीं कहीं दिनों और रातों की मेहनत होती है जब आप किसी मुल्क का क्रिमिनल या पेनल कोड बनाते हैं। आपके बड़े बड़े जूरिस्ट बैठते हैं उस पर काम करते हैं, ये हमारे लेजीनेस होने की ये जो है रवायात हैं उसका नतीजा है। तीसरा इसमें आप मुझे जो बात बहुत ज़्यादा लगी है अनसेटलिंग, वो ये है कि देखें अंग्रेज़ ये काम करते थे, किसी को काला पानी भेज दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, इस बात पे कि किसी ने नारा लगाया, जुलूस निकाला या जलसा किया कि अंग्रेज़ जो हैं वो छोड़ दें बर सगीर को, या कहीं उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक राइट्स मांगे। अगर वही काम आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यू आर डूइंग दैट एग्जैक्टली, तो आप फिर इसका मतलब है एक आज़ाद मुल्क नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हुसैन शाहिद सोहरवर्दी जैसे लीडर पे जो है वो गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता था, ये मैं आपको बता दूं। सही। क्योंकि अंग्रेज़ फिर भी किसी चीज़ का ख्याल रखते थे जिसको अब अखलाकियात कहते हैं, चीज़ों को ऑन देयर फेस वैल्यूज़, कम से कम कोई नज़र तो आए ना कि ये काम हम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तो इडियट बना के ना पेश करें। आप देखें उसके खिलाफ जो है बाकायदा वज़ीर आज़म जो आपके लियाकत अली खान हैं, उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि कोई एक काबिल ज़िक्र लीडर जो उस धरती के साथ जुड़ा हो या उसे वहाँ के अवाम के साथ कोई मोहब्बत हो या वहाँ वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा हो, उसके खिलाफ ये फतवा न लगा हो और ये न दर्ज हुआ हो। राइट फ्राम जो है वो बादशाह खान से लेके खान अब्दुल गफ्फार खान से लेके वली खान तक, ये जितने मैरीज हैं, बंगश हैं, जो दूसरे बलूचिस्तान के लीडर थे, बजिंजो साहब थे, ये सारे थे, इन पे वक्तन फ़क्तन गद्दारी और इस तरह के ट्राइब्यूनल्स बनते रहे, मुकदमे चलते रहे। सिंध के अंदर आप देखें जो है वो सारे काबिल ज़िक्र लीडर जो थे उनके खिलाफ इस तरह का हुआ। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जो वज़ीर आज़म, फॉर एग्जांपल जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी अगर उनके खिलाफ ये मुकदमा, चूँकि दूसरा झूठा उनको मिल गया था, वरना ये मुकदमा भी उनके खिलाफ चलता, चूँकि उन पे चार्ज जो है वो यही लग रहे थे। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि कंटिन्यूटी फॉर मी इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बाकी कामें आगे बढ़ रही हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, काम है, और मुल्क जो है वो जमहूरियत है, इंसानी हकूक़ और इंसानी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, और हम घुमा फिरा के तो जाके 1758 वाला कोई कानून निकाल के ले आते हैं अंग्रेज़ों की डायरी से,
और वो अपने जो डेमोक्रेटिक हुक्मरान हैं उन पे मसलत करके तो हम कहते हैं कि जी हमने को बहुत बड़ा जो है वो मार्का मार लिया। नवाज शरीफ जो है वो आप कम अज कम अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई सेल्फ एस्टीम है या जिसको आप इज्जत और गैरत कहते हैं, तो क्या आप ऐसी काम है कि आपके पे 3 दफ़ा जो है एक मुंतखब आदमी जो राह का एजेंट है या हिंदुस्तान का एजेंट है और 3 दफ़ा उसने आप पे हुकूमत की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हाल है। तो फिर तो बिल्कुल सही है, अगर ये आप मान लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, कि आप जो है एक दूसरे मुल्क की एजेंसी का आदमी जो है वो आप पे 3 दफ़ा जो है वो हुकूमत करता है। तो बात यह है कि ये सब जोक है जनाब। अब जो उन्होंने चैलेंज किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है, और जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आखिर वक्त तक लड़ने के मूड में है और हमेशा रही है, चूँकि उनके जो मराहत हैं, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो चीज़ें उन्होंने उस सोसाइटी के अंदर अपना स्टेक जो है वो लिया हुआ है, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो उस पे जो नवाज शरीफ की तकरीर थी, ये उसका रद्द अमल है। और तकरीर का एसेंस क्या था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, विच इज़ ए वेरी मिनिमम और सिंपल किस्म की डिमांड है। इसमें कोई पेचीदगी, कोई रेडिकलिज्म नहीं है, ना कोई इनकलाबी नारा है, ना कोई इस तरह का इसमें कोई नज़रिया है। ये बहुत ही सिंपल ABC ऑफ डेमोक्रेसी है कि अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसका काम नहीं करने देंगे तो इलेक्ट किस लिए कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन सर मैंने अभी आज ही बल्कि जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब का भी एक इंटरव्यू बनाया, तो उसमें मैं उनसे पूछ रही थी, वही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि दो पाकिस्तान चल रहे हैं, दो तरह के जो अदालती निजाम है वो है? क्योंकि एक तो वो होता है ना कि जिसने जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, चाहे उसने किया हो ना किया हो करप्शन, वो एक अलग चीज है, उनको उन्होंने जो है करप्शन की बेस पे हटा दिया नवाज शरीफ साहब को, और फिर उनको काफी दिन वो कैद में भी रहे, फिर वो खैर बाहर गए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो फॉरेन फंडिंग केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वैसे साबित ये अभी तक नवाज शरीफ साहब भी कुछ कर नहीं पाए ठीक से। और तीसरा ये कि इसी के अंदर मैंने उनसे पूछा था, जिसका वो मुझे कुछ उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया नहीं ठीक से, कि जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब के ऊपर केस बना, उनका एक स्कैंडल निकला, तो वो कहते हैं कि जी अगर किसी को प्रॉब्लम है और किसी को लगता है कि उन्होंने कुछ किया है तो जाके केस कर दो। तो केस तो सर हमारे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बरसों चलते हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई हल है किसी के ऊपर केस कर देना? क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है इमरान खान साहब का, जिसमें उनकी बहन का भी नाम है, और वो कहते हैं कि जी इन्होंने सिलाई मशीन पैसा बनाया है कई अरब। और यही बात जो है नवाज शरीफ साहब की जो केस है वो भी कहीं हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब ये आसिम सलीम बाजवा साहब के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके केस कर दो, लेकिन ये कि मानने को तैयार नहीं कि कोई चीज गलत हो रही है। नहीं, देखें, केस करने का जो मुतालबा है ना, इसको हमें ज़रा समझना चाहिए कि जो रूल ऑफ लॉ होता है उसमें जो अल्टीमेट एंड होता है वो केस करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूल ऑफ लॉ में ये गुंजाइश होती है कि आप जो टू सेट ऑफ पीपल हैं एक ही मुल्क में या एक ही शहर में, उनमें वन सेट ऑफ पीपल जो है उसके लिए अलहदा केस करें, अलहदा तरीक़ाकार हो केस का, और दूसरों के लिए अलहदा हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस हो सकता था ना। केस मीन्स के जब उन पे ये जो है वो लीक हुआ, वो जो पानामा लीक था, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आई, तो उसका मतलब ये था कि यही जवाब दिया जाना चाहिए था रूल ऑफ लॉ का, कि जनाब आप जाके उनके खिलाफ केस कर दें। लेकिन आपने उनके खिलाफ केस नहीं किया, आपने उन पे असॉल्ट कर दिया ऑल ओवर और चारों तरफ से। आपने सबसे पहले तो उनकी जो रेप्यूटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी अपनी हैसियत है, उसको चैलेंज किया। उसके बाद आपने उनको विक्टिमाइज करके, जलील करके, तो अदालतों में घुमाना शुरू कर दिया एक मुजरम की तरह, जो कि होना चाहिए जब आपके अदालती सिस्टम के आखिरी जज भी ये डिसीजन दे दें कि इस आदमी पे ये इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, तो फिर जाके आप किसी को ट्रीट करें तो वो कर सकते हैं। और वो भी मैं आपको बता दूं, दुनिया के महज़ब तरीन ममालिक में जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट जो हैं वो तख्लीक किए हैं और उन पर अमल किया है,
वहां भी इस चीज की ये गुंजाइश नहीं होती। सजा जो होती है, सजा का मतलब क्या होता है दुनिया की किसी डेफिनेशन में मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी भी बंदे को ले आए कि सजा का मतलब होता है बंदे की आजादी सलब करना, उसकी जो फ्रीडम और लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसको एक जगह तक महदूद कर देना। इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि आपको राइट मिल गया कि आप उसको जलील करें, या उसकी कोई रेपुटेशन है उसको ज़ाया करें, या उसके कोई फॉलोवर्स हैं, या उसका कोई नाम है तो उसको आप इस तरीके से जो है वो ख़राब करने की कोशिश करें। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वहाँ पे ये नहीं हुआ कि केस चला, वहाँ पे आपने सादा ज़बान में उसके साथ गुंडागर्दी की, गलत इख्तियारात का इस्तेमाल किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया, अदालती प्रोसीजर को वायलेट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस को वायलेट किया, और उसको दीवार के साथ लगा के बगैर फैसला होने से पहले एक मुजरम की तरह उसको ट्रीट करना शुरू किया। ये था वो केस। उसके मुकाबले में अगर एक आदमी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, और उसकी कोई इम्यूनिटी भी नहीं है, तो उसको उसके ऊपर उससे भी सीरियस किस्म के चार्जेस आ गए करप्शन के, जैसे बाजवा साहब पे आए, तो आप ये कहें कि उस पर केस करते हैं, तो वेयर इज द इन्वेस्टिगेशन? वो प्रोसेस कहाँ है जहाँ पे आपने जिसके तरीके से जो है नवाज शरीफ और उसके दूसरे जो कोलीग्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट साद रफीक एंड सुलमान रफीक, कि उन पे केस नहीं हो सकता था? अगर हो सकता था तो 1 साल तक उनको आपने पहले ही उठा के जेल में किस लिए बिठा दिए? ये तो एक ऐसी इतनी बड़ी जोक है, मैं आपको बता दूं, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग कंसिडर्ड एज टोटली स्टूपिड, कि आप उनके सामने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दें कि नहीं जी यहाँ हम केस कर रहे हैं और वहाँ हम केस नहीं कर रहे हैं। लोग इतने बेवकूफ़ हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि आप केस इस तरह कर रहे हैं तो उस तरह भी करें। ये सीधी सीधी बात ये है जनाब के पाकिस्तान में 2 कानून हैं। एक कानून एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी उनके पसंदीदा हैं, मुमकिन है एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब भी एस्टेब्लिश के अंदर पसंदीदा हुए हों तो वो भी उसी ग्रोह में शामिल हुए हों। उस ग्रोह में जो शामिल है उसके लिए अलग कानून है, वो करप्शन करे, डाके डाले, लोगों को विक्टिमाइज करे, जिस तरह का जो है वो धंधा करे, कोई उसको नहीं रोकता। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में जो है वो नापसंदीदा ठहरते हैं, तो वो फिर उनको ज़रा सी भी कोई चीज़ उनको आ जाए तो उनको विक्टिमाइज करना शुरू हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक जो है विक्टिमाइजेशन है, अनफेयर किस्म का की ट्रीटमेंट है, और ये साबित करती है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में इंसाफ नाम की कोई चीज़, फॉरगेट अबाउट इट, कि जब इतने ताकतवर लोग, कि आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो चेयरमैन या सदर भी हैं, आप मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आपकी सारी फैमिली जो है वो मुल्क के पॉलिटिकल ढांचे के अंदर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे बैठी हुई है, तो अगर आपके साथ ये हो रहा है आप इंसाफ नहीं ले सकते, जजेस इस तरीके से जो है वो आंखें फेरते हैं खौफ या लालच में आके, तो उसमें जो आम आदमी है, पाकिस्तान का आम शहरी है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि उसको इंसाफ मिल सकता है? मैं समझता हूं कि दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। सर एक हमने रजिस्टर और रखा हुआ है, जो हम बकौल हमारे एक साथी और कुलीग हैं मुबशिर जैदी, कल वो अपने शो में कह रहे थे कि एक रजिस्टर है हमारे पास जिसमें हमने तकरीबन हर किसी को गद्दार बता रखा है, और वो है, या बगावत का कहते हैं, वो है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में जो भी उठता है, जो भी बात करता है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो मोहसिन दावड़ हो, या कोई भी हो, हम उनको उठ के यही सुनने में आता है कि जी ये तो गद्दार हैं और ये तो बगावत कर रहे हैं। तो इस तरफ क्यों जो है वो किसी की नजर नहीं पड़ती? नहीं, नजर किसकी नहीं पड़ती, नजर ही तो गलत पड़ गई ना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं नजर लगना। अब आप देखें दुनिया भर में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनमें जहाँ कहीं भी अनरेस्ट है, इस पे मैंने बहुत गहरा रिसर्च किया है, वहाँ पे एक चीज़ जो है वो कॉमन फैक्टर है कि वहाँ पे कुछ ऐसे खजाने हैं जिनको आप कहते हैं सादा ज़बान में, यानी वसाइल हैं उस धरती पे। तो उसमें आप देख लें कि उस धरती में वसाइल, कहीं तेल है, कहीं गैस है, कहीं मादनियात हैं, कहीं गोल्ड है, कहीं कॉपर है, बंच ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे एक अनरेस्ट है, डिफरेंट पार्टियां बनी हुई हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, और इवन देन के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ये ऐसे होता क्यों है?
सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह ये होती है कि उस ज़मीन पे जो मौजूद वसाइल होते हैं उन पे कुछ लोग कब्जे के चक्कर में होते हैं और उनकी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी एक्सप्लॉइटेशन इज़ द राइट वर्ड के चक्कर में होते हैं, जैसे बलोचों के साथ हुआ कि जी। बलोचों के पास वसाइल थे हम्म। और उनकी आबादी बहुत कम थी। ये आप देखें तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये वसाइल तो हम लेके तो पूरे दुनिया, पूरा जो हमारा इलाका है, मुल्क है, उसमें तकसीम करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, हम उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए एक सेट ऑफ रूल जो है वो होना ज़रूरी होता है, जैसे पूरी दुनिया में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो 52 स्टेट्स हैं उनमें से हर स्टेट जो है उसके पास कोई तेल या गैस या खजाने नहीं हैं। बाज़ स्टेटें हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, बाज़ हैं जिनके पास बेतहाशा जो है कुदरती वसाइल हैं, लेकिन उन्होंने एक मैकानिज्म बनाया हुआ है। कनाडा के अंदर आप देख लें कि अल्बर्टा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है वो कंट्री है, क्या कहते हैं उसको, प्रोविंस है। तो उसके साथ एक अरेंजमेंट है कि वहाँ से जो लोग तेल निकालते हैं उसकी रॉयल्टी कैसी होगी, अल्बर्टन के जो लोकल लोग हैं उनको कितने मिलेंगे। पूरी दुनिया का ये सिस्टम है। हमने ये बनाया हुआ है कि बलोचों की गैस पे कब्जा करो लेकिन उनको गैस ना दो। मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ जिसके नतीजे में ज़ाहिर है बलोचों के अंदर अपने धरती की जो हक मलकियत है, जिसको हम कहते हैं इंटाइटलमेंट है, उसके हवाले से एक अनरेस्ट पैदा हुई। दैट वाज राइट फ्रॉम 1947, जबकि उनके साथ एक एक्स्ट्रा बात ये थी कि हमें अनफेयरली जो है ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ शामिल किया गया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बलोच जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल ना होते, ये एक डिफरेंट सवाल है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये है कि उनको ज़बरदस्ती शामिल किया गया। जब रियासत का लात अभी ये डिसीजन कर रही थी अपनी पार्लियामेंट में और डिसीजन करने जा रही थी कि हमने अपने फ्यूचर का क्या फैसला करना है, तो उसका इंतज़ार किए बगैर आपने पहले ही वहाँ पे जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया। तो पहले तो एक ये ब्लो था टू स्टार्ट विद, जिसकी वजह से आपने बलोचों को एक तरह का डिस्क्रिमिनेटोरी सलूक करके बाकी रियासतों की निस्बत तो आपने ज़बरदस्ती उनको शामिल किया। फिर आपने उनके वसाइल लूटने शुरू कर दिए और उनका आलम ये था कि आप ये देखें कि जिस घर से 1 किलोमीटर दूर जो है वो गैस के इतने बड़े बड़े ख़जाने निकल के तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, वहाँ उस बंदे को जो है वो गोबर की वो चीज़ें जो होती हैं जलानी पड़ती हैं या अंधेरे में बैठना पड़ता है। तो ये जो है जुल्म और नाइंसाफ़ी है। जुल्म और नाइंसाफ़ी ये नहीं सिर्फ होता कि आप बंदे को कोड़े मारें। जुल्म और नाइंसाफ़ी की सबसे संगीन तरीन शक्लें ये होती हैं जब आप लोगों के वसाइल पे कब्जा कर लें और उनके इस बारे में बात करने के लिए तैयार ना हों, और कोई बात करे तो आप उसको गद्दार कह के तो गोलियां मारें या जेलों में फेंकें। तो ये बलोचों की हिस्ट्री है। लेकिन सर अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला मिसिंग पर्संस का भी चल रहा है, जो कि बहुत टाइम से है और आज भी हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वहां पे लोग बाहर खड़े हुए हैं पिक्चर्स लेके अपने घर वालों की, और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ये मिसिंग पर्संस में है। तो आपके ख्याल से ये कौन लोग हैं जो इन्हें उठा के ले जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह से गायब कर देते हैं, और खासतौर पे ये बलूचिस्तान में ही इतना ज्यादा क्यों है? देखें जी, जो ओप्रेस नेशन होती है ना, उनकी कोई एक ट्रेजेडी नहीं होती, बल्कि वो ट्रेजेडीज का एक पूरा सिलसिला होता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, एज ए ओप्रेस नेशन सबसे पहले तो उनके वसाइल पे कब्जा किया गया, फिर उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी उन वसाइल की रिस्टोरेशन और अपनी इंटाइटलमेंट के लिए उसको ज़बरदस्ती दबाया गया, ताकत के ज़ोर पे, कत्ल वारतगरी के ज़ोर पे, जुल्म तशद्दुद और जेलों में डालने के बाद। उसके बाद ये मिसिंग पर्सन उसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखें, मिसिंग पर्सन क्या है कि आप लोगों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं हैं कि भाई आप लोगों का मसला क्या है और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि या तो हम आपको खड़े खड़े गोली मार देंगे या आपको उठा के ले जाएंगे और आपकी लाश मसक करके सड़क पे फेंक देंगे। यानी जिसका साफ मतलब ये है कि ये एक शट अप काल कह लें आप, कि आपने अगर ज़बान खोली तो हम आपकी ज़बान निकाल देंगे। ये जो बहुत ही कदीम ज़माने के, मैं आपको बताऊं, कदीम बाबल, मिस्र और यूनान की वो जो तहजीबें अभी शुरू नहीं हुई थी ना, उसमें भी इससे ज़्यादा इंसानियत थी कि वो कदीम यूनान की शहरी रियासतों में अवाम का अगर कोई मसला होता था तो अवाम से बात की जाती थी उनकी पंचायतों में या उनकी जो असम्बलियाँ हैं उसके अंदर।
आपने बलूचिस्तान की 40 साल से आप ड्रामा कर रहे हैं, 70 साल के हम यहाँ पे असेंबलियाँ बना रहे हैं। क्या बलूचिस्तान की किसी असेंबली में ये बिल कभी आया है कि बलूचिस्तान के जो मादनियाती वसाइल हैं उनका मालिक कौन है? क्या है कभी ये बिल आया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों को इस तरह अरेस्ट किया जा रहा है, डिसअपीयर किया जा रहा है, उनको गोलियां, उनके सबसे बड़े लीडर को गोली मार दी गई? तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये जो है एक ऑपरेशन का सिलसिला है जो जब तक बंद नहीं होता उस वक्त तक ये ट्रेजेडीज जो हैं, इसमें मिसिंग हो गए या मारे गए या सड़कों पे फेंके गए, ये जारी रहेगा, जो कि बहुत ही गैर इंसानी किस्म का अमल है। और ये मैं आपको बता दूं कि तारीख में कभी इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको करके तो आप बच के नहीं निकल सकते, ये कभी हुआ ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितनी सुल्तनतें तबाह हुई हैं, लुक एट देम वन बाय वन, कदीम ज़माने से लेके तो 16वीं सदी तक, कि उनमें कदर मुश्तरक क्या थी? यही कि हुक्मरानों को ये गलतफहमी थी कि जो बात हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है और जो लोग हमें अपोज कर रहे हैं वो सिर्फ इस काबिल हैं कि उनको मारा जाए या जेलों में फेंका जाए, जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी जो आधी दुनिया तक फैली हुई सुल्तनतें थी वो गायब हो गई दुनिया से। तो ये अगर हुक्मरानों को सबक अगर वो नहीं सीख सकते तो डेफिनेटली उन्हें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब उन्हें इस तरह की सिचुएशन का जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? वो तो कहीं नजर नहीं आते। इस तरह की चीज हो रही हो और वो नहीं देख रहे, तो फिर उनका होने का फायदा क्या है? अगर वो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि लोग मिसिंग पर्सन पे स्पेशली के फैमिलीज पे क्या गुजरती होगी अगर किसी के घर का कोई गायब हो जाए, तो उस पे ह्यूमन राइट्स वाले क्यों नहीं बोलते? यूनाइटेड नेशन में कोई बात क्यों नहीं होती? इस बात को कोई इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं उठाता? देखें, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको पता है कि स्पेसिफिकली 2013 12-13 के बाद जो एक माहौल चेंज हुआ है इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो उसमें ज़ाहिर है ये मुल्क अपनी अपनी लॉबीज़ का इंटरेस्ट देखते हैं कि किस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि बलोच जो हैं वो इस वक्त एक ओपरस नेशन है और इस वक्त इंटरनेशनली ओपरस नेशन की कोई स्पोक पर्सन मौजूद नहीं है। और स्पेसिफिकली ये मैं आपको बता दूं कि जब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने स्टैंड चेंज किया है और उसको लिमिटेड कर दिया है, उसके बाद ये एक प्रॉब्लम बन गया। दूसरा ये है कि जो सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसने वो रोल प्ले नहीं किया जो वो इस सिलसिले में प्ले कर सकते थे, क्योंकि मैं समझता हूं कि पहली आवाज़ वहां से उठनी चाहिए थी और वही आवाज़ें जो हैं वो जाके एक इंटरनेशनल आपकी जो है लॉबी में ट्रांसलेट होती हैं, जो आवाज़ें मुल्क के अंदर से उठती हैं। तो बाहर पे बताया ये जा रहा है कि जी बलोच तो मिलिटेंसी कर रहे हैं, वो तो गोलियां मार रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको अगर लड़ते नहीं हैं तो फिर हम क्या जवाब दें? जबकि उनकी जो सिविल मूवमेंट है, जो डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की और अपनी इंटाइटलमेंट की, उसको उस तरीके से जो है वो इंटरनेशनली पेश नहीं किया गया आज तक भी। जितने काबिल जिक्र प्लेसेस हैं वहाँ कहीं भी मैंने वो वॉइस नहीं देखी जो कि एक सॉफ्ट स्पोकन किस्म की डेमोक्रेटिक जो है वॉइस हो, जो बलोच अवाम की ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ की बात करे। सर एक चीज यहाँ पे देखी गई अभी लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा बात हुई आसिम बाजवा साहब की। पहली दफा देखा कि पब्लिक भी बोली, यानी सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी, इससे पहले इस तरह का रिएक्शन कभी देखा नहीं कि लोग इस तरह रिएक्ट करें। तो उन्होंने बहुत सवाल किए, उन्होंने कहा कि जी मनी ट्रेल दें, ये करें वो करें। तो उसके बाद ये कहा गया कि एक नया लॉ लेकर आए हैं और कहा कि किसी ने सवाल किया फौज के बारे में या फौज के किसी चाहे वो रिटायर हो गया हो उस फौजी के बारे में, तो केस बना दिया जाएगा उसके ऊपर जिसने सवाल उठाया। तो आपको लग रहा है कि ये कोई अक्ल वाली बात है? सिर्फ दुनिया में क्या मैसेज जा रहा होगा? नहीं, ये बहुत बड़े अक्ल की बात है। ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान जो है इज़ ड्रिफ्टिंग टूवर्ड फाशिज्म। ये मैं आपको बताता हूँ, फाशिज्म की हिस्ट्री पढ़ के देखें। जिन दो मुल्कों में, इटली और जर्मनी में, फाशिज्म किस तरीके से इतनी बड़ी ताकत बन के उभरा था कि शुरू शुरू में वो यही टैक्टिसेस इस्तेमाल करते थे
और मजे की बात यह है कि वो भी डेमोक्रेसी के नाम पे और सोशल जस्टिस के नाम पे, और ये बातें जो हमारे खान साहब कर रहे हैं एग्जैक्टली कभी कभी मुझे लगता है कि कॉपी कर रहे हैं कि जी हम ये बदल के रख देंगे, वो बदल के रख देंगे, और सारी जमहूरी हुकूमतें जो है वो नाकामी की तस्वीर थी और हम पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी ले आएंगे। और उसके साथ साथ वो एक जो मुतलिकल अनानियत का तस्वर दे रहे हैं, यानी जिसमें आप इस हद तक चले जाएं कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा और उसके पूरे 50 जो लीडर हैं उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करें, तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में आपके अलावा कोई मुहब वतन नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि हिटलर का इसके अलावा क्या थीसिस था? एक ये उसकी मुहब वतनी की डेफिनेशन थी कि जो हमारे साथ है वो हाँ। मुहब वतन है, और दूसरा ये है कि एक लीडर जो मुकद्दस है और वो बिल्कुल अजीम है और उसके पीछे चलेंगे तो मैं इस नेशन को इतना अजीम बना दूंगा। दैट इज द सेम थिंग। सर ये जो जवाहरलाल ने भी इस तरह की कोई बात की थी ना कि तुम हमारे साथ हो, या जो उन्होंने रेफरेंडम करवाया था कि या तो मतलब उनको वोट डालें या फिर ये कि वो गद्दार है, इस तरह की कोई चीज मैंने सुनी है हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल ज़िया ने ये कहा था कि जो हमारे साथ नहीं है, मतलब है जो वो जो मुझे वोट नहीं देता यानी वो इस्लाम के खिलाफ वोट दे रहा है। यानी ज़िया को वोट देने का मतलब है कि इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस हमने शुरू किया है वो दुरुस्त है। देखें, फाशिज्म जो होता है ना, इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। ज़िया जो है ही वाज ए फाशिस्ट, और अब इस पे किसी को, मेरे ख्याल में उसके बेटे को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए जिसने कल आके तकरीर की है अचानक किसी खिचार से निकल के। ही वॉज ए फाशिस्ट। फाशिज्म क्या होता है? जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस, पूरी दुनिया पीट रही हो, खुद आपके जजेस पीट रहे हों कि ये गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप कर गुजरें, आप मुल्क के अंदर सारी डेमोक्रेसीज को, फ्रीडम को, लोगों के थाट्स को, हर चीज़ पे कब्जा करके तो एक फाशिस्ट किस्म का इस्लाम नाफज करें जो आपने बरामद किया कहीं बाहर से। तो ये फाशिज्म की शक्लें होती हैं। कहीं वो मज़हब के नाम पे ऑपरेट करते हैं, कहीं वो डेमोक्रेसी के नाम पे ऑपरेट करते हैं, कहीं वो इवन सोशलिज्म को, आपको याद होगा कि हिटलर जो है वो तो एक वक्त में कहा था कि मैं तो सोशलिज्म ला रहा हूँ, और चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबकाती तकसीम हो गई है तो अब जर्मन जो हैं उनका मुकद्दर जो है वो सोशलिज्म के साथ जुड़ चुका है, ये उसका डायलॉग था। तो ये इनके मुख्तलिफ चेहरे होते हैं जिनका असल जो उनका फोकस होता है वो अपनी ज़ात है। ये जो नरगिसियत पसंदी जिसको आप कहते हैं, कि जब बंदा खुद अपने इश्क में मुब्तला हो जाता है और वो ये समझता है कि इस कायनात में मुझसे बेहतर ना कोई पैदा हुआ ना कोई हो सकता है, वो जो मैं का एक प्रोसेस शुरू हो गया ना, उसके नतीजे में फिर ये मुकदमे भी बनते हैं और आप इस तरह का जो है पोस्टर इख्तियार करते हैं अपने लोगों के खिलाफ। तो सर ये मैं आपको लगता है कि ये अब इमरान खान साहब भी करने लगे, हर जगह पे उनकी भी कुछ मैं वाली कैफियत हो गई है? देखें, इमरान खान साहब में अभी लेटली जो है वो बहुत ज़्यादा ये कैफियत हो गई है। दिस इज़ लाइक गेटिंग टू फार, आई एम टेलिंग यू। देखें, हमें दुनिया की मिसालें देने की क्या ज़रूरत है? खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब देखें कि उनके साथ भी ट्रेजेडी क्या हो गई थी, कि उनको आखिरी वक्त में ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता और ये कुर्सी इतनी मजबूत है। उसकी वजह ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक तरीके से जो है वो अपना जेर कर दिया था। 71 के हालात की वजह से फौज जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई थी कि वो डिफेंसिव हो गई थी। तो भुट्टो साहब ये समझते थे कि चूंकि फौज को मैंने दबा दिया तो अब इस मुल्क में और कोई कुव्वत है ही नहीं जो मेरे खिलाफ कुछ कर सके, देयर फोर ये कुर्सी बहुत मजबूत है। अब ये जो खान साहब कह रहे हैं गुज़श्ता 2 साल से कि जी हम एक पेज पे हैं तारीख में पहली दफ़ा, हालांकि दे आर नॉट ऑन वन पेज। पेज ये होता है ना कि जहाँ पे आप किसी चीज़ पे इत्फाक करें, लेकिन मैं आप पे कोई चीज़ मसलत करूँ कि ये है और आपको इसी पे चलना है, तो वो फिर एक पेज नहीं होता ना, फिर तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सारे ही एक पेज पे रहे फिर। तो उसमें उनका ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि उनके जो हमदर्द हैं उनको उनको बताना चाहिए कि ये ऐसे नहीं होता, कोई आदमी जो है वो नागजीर नहीं होता और कोई आदमी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अवाम की ताकत को, उनकी गैरत को, उनकी इज्जत को और उनके सब्र को चैलेंज करे। जब आप एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इस तरीके से जलील व ख्वार करते हैं, तो आप ये मत समझें कि आप एक लीडर को जलील व ख्वार कर रहे हैं, आप एक मकबूल
बंदे को इस तरह कर रहे हैं तो आप अवाम की इंसल्ट कर रहे हैं। उनके साथ 10 लाख है, 20 लाख है, नंबर्स में उन्होंने आपसे ज्यादा वोट लिए हुए। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है सर कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आते हुए लग रहे हैं या अभी बाहर रहकर ही अपनी सियासत करेंगे? देखें जी, अभी मैं नहीं समझता कि लोगों को ये मुतालबा वापसी का करना चाहिए या उनको वापस आने की जल्दी है। मसला ये है कि आप चैलेंज कर रहे हैं एक सिचुएशन को। इट डजेंट रियली मैटर कि आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। ये फरोई किस्म की बातें होती हैं। अगर आप डेफ्थ में जाएं तो देखना होता है मकसद। सही। मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में ये जो जुल्म और जबर का एक शिकंजा कस दिया गया है, और ये मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ वाज़े तौर पे आपका इस प्रोग्राम की वसातत से, कि ये फाशिज़म डिवेलप हो रहा है जिसमें अल्टीमेटली वन पार्टी सिस्टम डिवेलप होगा। और उसके पीछे बाकायदा एक, अगर इंटरनेशनल नहीं तो रीजनल फोर्सेस भी हैं उसमें। आपके जो ताल्लुक वास्ते जिन मुल्कों के साथ हैं उनके सिस्टम को उठा के देख लें। एक नई सोच डिवेलप की जा रही है कि जी ये डेमोक्रेसी और ये मल्टी पार्टी सिस्टम्स और ये चीज़ें जो हैं ये अय्याशियाँ हैं, इससे हमें क्या लेना देना, और ये हमें डिलीवर करने से रोकती हैं। यानी एक टोटलिटेरियनिज्म का जो तस्वर है कि हम जो कहें वो उसी वक्त सुना जाए, कोई पार्लियामेंट किसी जगह पे उसको डिस्कस होने की ज़रूरत नहीं। ये हम इस प्रोसेस पे लगे हुए हैं। सही। और अगर इस प्रोसेस को ना रोका गया तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप मुमकिन है उसी तरह की जो है वो उसमें चले जाएं। देखें बहुत मुल्कों में बहुत सारी पार्टियां होती थी एक ज़माने में, वहाँ आजकल एक पार्टी है। तो ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो प्रोसेस है। ये तो सर फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीक फिर आपके साथ बैठे और हम किसी नए टॉपिक पे बात करें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।